जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे और ये हमारा आज की इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 1 से लेकर लगभग आज की इस वीडियो में लगभग 3 चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो वीडियो पर बस बने रहिएगा। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, फसल कार्य की, यानी कि हमारा क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है। तो हमारा जो क्रॉप फिजियोलॉजी हमारा होता है, ये हमारा क्या है, हमारा एक ब्रांचेस है। किसकी ब्रांचेस? हमारा फसल कार्य की, यानी कि हमारा जो प्लांट हमारा जो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी है हमारा, उसकी एक हमारी ब्रांचेस है हमारी क्रॉप फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी नहीं बल्कि हम क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इसके बाद हमारा दिया गया जो फसलों की वृद्धि पर, यानी कि फसलों की जो ग्रोथ होती है उस पर पर्यावरणीय नियंत्रण जनन व उनके वितरण क्षेत्र का अध्ययन के बारे में जानकारी देती है। हमारी कौन सी? हमारी फसल कार्य की देती है, ठीक है। इसके बाद हमारा दिया गया जिससे हमारा विशिष्ट पौधों के गुण और उनके विकासवादी लक्षणों के कार्यात्मक महत्व को समझने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से टर्म दिए गए, ज़्यादा कुछ मोटी मोटी बातें नहीं है। आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, तो दूसरा हमारा जो चैप्टर हमारा वो हमारा है हमारा चैप्टर 2, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, प्लांट सेल के बारे में दिया गया है, यानी कि पादप कोशिका के बारे में दिया गया है। इसमें दिया गया आन ओवरव्यू डिफ्यूजन, ठीक है, डिस्कशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसके बारे में इसमें दिया गया हमारा कोशिका क्या। तो कोशिका के बारे में लगभग आमतौर पर आप लोग जानते ही होंगे कि जो कक्षा 6 से आमतौर पर आप पढ़ते आ रहे हैं कोशिका के बारे में। अब नॉर्मल सी बातें ही इसमें दी गई है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया कि कोशिका क्या है, कोशिका की मतलब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा नॉर्मल दिया गया है। जो हमारी कोशिका होती है वो आप लोग को पता होगा, संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा एक हमारा आनुवंशिक इकाई है, ठीक है। जेनेटिक हमारा एक इकाई यानी यूनिट है हमारा। जो हमारा कोशिका हमारा जो हमारा ये एक हमारा लैटिन भाषा के सेल से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है सेलुला होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा होता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें दी गई। इसमें दिया गया कोशिकाओं का विविधत या फिर अध्ययन कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, या फिर कोशिका जैविक यानी सेल बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका जैविकी कहते हैं या फिर कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो इसमें कुछ दी गई है, ठीक है। तो इसके बाद दिया गया एक कोशिका मुख्यतः 3 बुनियादी चीज़ों से मिलकर बनी है। पहला हमारा हो गया कोशिका सेल, ठीक है, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म हमारा होगा। दूसरा हमारा न्यूक्लियस। इसके बाद हमारा तीसरा हमारा प्लाज्मा झिल्ली। कोई भी कोशिका, इसमें कोई भी कोशिका हो, ठीक है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे जंतु को सेल हो, ठीक है, एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो, उसमें 3 चीज़ें अवश्य पाई जाती है। पहला हमारा साइटोप्लाज्म जरूर पाया जाता है, न्यूक्लियस जरूर पाया जाता है, नाभिक जरूर पाया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली भी अवश्य पाई जाती है, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अवश्य पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया हमारा कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी के बारे में दिया गया है। तो कोशिका सिद्धांत देखिए, आमतौर पर सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले ही, यानी कि जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को अच्छे से पढ़ा चुका था कि कोशिका थ्योरी क्या है, हमारा कोशिका थ्योरी किसने दिया था। तो आप लोग को सबसे पहले सब कुछ बता चुका था, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए कि जो कोशिका थ्योरी थी हमारी, ठीक है, वो कोशिका सिद्धांत था, कोशिका के बारे में दिया गया था, ठीक है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए थे और उसके बाद ये जो दिए गए थे हमारे स्लाइडन एवं स्वांग नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। स्लाइडन जो हमारे थे एक जंतु वैज्ञानिक थे और हमारे जो हमारे स्वान थे हमारे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये सब हमें दी गई थी। इसके बाद जो हमारे कोशिका सिद्धांत, इसमें 3 जो मुख्य रूप से जो टर्म थे कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला पहला हमारा जो दिया गया था, कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोई भी हमारा कोशिका है, ठीक है, वो जीव यानी कि हमारा जो जीव है, ठीक है, उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर एंड कार्यात्मक यानी फंक्शनल यूनिट है। और सभी जीवित प्राणी एक या कई कोशिकाओं से मिलकर बंधी होती है। ये हमारा कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आता था। इसके बाद दिया गया था सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है। कोई भी कोशिका हो, यानी कि मान लीजिए हमारा मानव है, ठीक है, मानव शरीर है, तो उसमें उससे जो बेबी उत्पन्न होगा, ठीक है, फीमेल से, तो हमारा जो बेबी उत्पन्न होगा वो भी हमारा कोशिका से ही बनकर होगा, वो जटिल कोशिका से बनकर मिलकर बना होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाएं से उत्पन्न होती है। इसके बाद तीसरा जो टर्म था हमारा वो दिया था, हमारा कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है। जो कोशिका था हमारा वो वायरस पर लागू नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये कोशिका के प्रकार, तो कोशिका के प्रकार आमतौर पर हम तो जानते होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। और एक डिफरेंट देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है हमारी, ठीक है, इसमें 27 प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं।
तो इसमें नॉर्मल और स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, ये हमारी बाएं साइड वाली यूकैरियोटिक कोशिका है, यानी लेफ्ट साइड वाली, और हमारी राइट साइड वाली हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देख लीजिए कुछ बेसिस में डिफरेंस भी बता दिए गए हैं। राइबोसोम्स तो दोनों में पाया जाता है, इसमें नॉर्मल है, ठीक है, दोनों कॉमन है हमारा। इसके बाद न्यूक्लियोड जो हमारा होता है, ठीक है, न्यूक्लियोड जो हमारा होता है वो केवल ओनली वन हमारा जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा सेल मेम्ब्रेन्स था, ये सेल मेम्ब्रेन्स हमारे दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में, दोनों में मिलता है। देखिए इसके बाद जो हमारा न्यूक्लियोस था हमारा, ठीक है, न्यूक्लियोस, ये हमारा न्यूक्लियोइड था हमारा, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके बाद कैप्सूल इसमें पाया जाता है, इसमें कैप्सूल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए। इसके बाद हमारा दिया गया है इसमें सेल वाल, यानी कि हमारा कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति हमारा केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमारा फ्लैजिलम भी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें डिफरेंट दिया गया है, डिफरेंट आप लोग को पहले बता चुका हूँ। इसके बाद कोशिका के कार्य क्या है, कोशिका के कार्य आमतौर पर सब जानते ही होंगे। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है आप लोग को। इसके बाद हमारा पादप कोशिका के एक स्वच्छ नामांकित चित्र, ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो इसमें दिया गया है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर डिफरेंट बताना है। तो पादप कोशिका जो हमारी होती है वो हमारे उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हरित लवक जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम भी अनुपस्थित होते हैं इसमें पादप कोशिका में, जबकि सेंट्रोसोम हमारी जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। जो इसमें पादप कोशिका जो हमारी होती है इसमें रिक्तिकाएँ बड़ी व संख्या में कम होती है, जबकि रिक्तिकाएँ जो जंतु कोशिकाएँ होती है उसमें रिक्तिकाएँ छोटी व संख्या में अधिक होती है। इसके बाद जो केंद्रक होता है परिधि की ओर होता है, जबकि इसमें केंद्रक जो होता है मध्य की ओर होता है जंतु कोशिका में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोस्टली जो वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जो हम आगे चलेंगे खूब अच्छी तरीके से आप लोग को सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, पेपर किस प्रकार से देना है, कैसे लिखना है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पर बस बने रहिएगा। आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा तीसरा चैप्टर हमारा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ये एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन क्या है एंड ऑस्मोसिस क्या है हमारा, इसके बारे में वर्डिंग कीजिए, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो देख लीजिए आमतौर पर, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।